बच्चों, जरा सोचिए, अगर कोई पर्सन आपके सामने खड़े होकर फ्रेंच भाषा में कुछ बोलने लगे और फ्रेंच लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो उस पर्सन की बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि आपको फ्रेंच नहीं आती है। अगर वो फ्रेंच बोलने वाला पर्सन अपने फ्रेंच भाषा में आपसे ये भी पूछता है 2+3 क्या होगा, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। आंसर नहीं देने की वजह आपका मैथमेटिक्स कमजोर नहीं है, आंसर नहीं देने की वजह यह है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक इसी तरह से जब हम क्लास में पढ़ते होते हैं, हमारे फिजिक्स टीचर पढ़ाते होते हैं, जब वो पढ़ाते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे चैप्टर, तो वहां वो अक्सर बोलते हैं कि इसका रिजल्टेंट ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये रहा, इसका कंपोनेंट ऐसे टूटेगा। तो वहां क्लास में हमारे टीचर की बातें भी उसी तरह हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि वहां भी जो फिजिक्स का लैंग्वेज यूज हो रहा है वो या तो हमें नहीं आती है या उसमें हमें कंफ्यूजन है। क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स के उस लैंग्वेज का नाम क्या है? तो फिजिक्स के उस लैंग्वेज का नाम है वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा। यानी वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो फिजिक्स के कई चैप्टर्स का लैंग्वेज भी है। अगर हम चाहते हैं फिजिक्स के उन चैप्टर्स को अच्छी तरह समझना, तो हमें वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा को मजबूती से सीखना पड़ेगा। हम अगर वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा को मजबूती के साथ, कंसेप्ट के साथ अगर सीख जाते हैं, तो फिजिक्स के कई चैप्टर्स हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो हमें फिजिक्स को आसान बनाने के लिए इस वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा को अच्छी तरह सीखना पड़ेगा। हम लोग अभी इस लेक्चर में वही वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा की ही बातें करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स को बेसिक से लेकर जेईई नीट लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। हम इस सीरीज में सिर्फ वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा ही नहीं, पूरे फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप एंड चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करेंगे। पूरे कंसेप्ट के साथ एक एक बात मैं सिखलाऊंगा। तो आइए इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और कुछ क्वांटिटी में नहीं होता है। आइए इस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं, ये पर्सन यहाँ का लोकल पर्सन है, इससे ये बाइक वाला एड्रेस पूछ रहा है, किसका? सिटी मॉल का। आइए जरा देखते हैं हम लोग सिटी मॉल कहाँ है। ये ऐसे 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 ये रहा हमारा सिटी मॉल। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से सिटी मॉल 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 km है सिटी मॉल। तो बाइक वाले ने, ये लोकल पर्सन है, इस एरिया को जानता है, ये बाइक वाले ने इनसे पूछा कि सिटी मॉल जाना है, बताइए मुझे। इन्होंने बाइक वाले को सिर्फ इतना कहा कि आप 5 किलोमीटर चले जाइए। तो आप लोग बताइए, क्या ये 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जा करके सिटी मॉल पहुंच पाएंगे? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आते हैं तो सिटी मॉल इधर नहीं है, ऐसे आएंगे तो भी नहीं, अगर ऐसे आएंगे तो भी नहीं, क्योंकि सिटी मॉल तो यहाँ है। तो सिटी मॉल इनको जाने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलना होगा। तो अगर ये इनको कंप्लीट बताना चाहते हैं तो इनको ये बताएंगे आपको 5 किलोमीटर कैसे कैसे चलना है। तो इतना किलोमीटर स्ट्रेट जाइए, फिर आप राइट टर्न लीजिए, फिर इतना किलोमीटर स्ट्रेट जाइए, फिर लेफ्ट टर्न लीजिए। ऐसे करते हुए आप सिटी मॉल पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए ओनली 5 किलोमीटर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इनको अगर सिटी मॉल भेजना है 5 किलोमीटर डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। यानी कि ओनली 5 किलोमीटर इनके लिए इनकम्प्लीट है, लेकिन 5 किलोमीटर को डायरेक्शन के साथ बताया जाए तो ये चले जाएंगे। यहीं पर देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक ऑटो है, ऑटो वाले से किसी ने कहा है कि मुझे सिटी मॉल जाना है, कितना किराया लगेगा? तो उसके लिए ऑटो वाले ने पूछा कि सिटी मॉल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। जैसे ही डिस्टेंस पता चलता है 5 किलोमीटर, वो अपना किराया बता देता है, कैलकुलेट कर लेता है। तो उसके लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली 5 किलोमीटर इनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस ऑटो वाले के लिए। तो
इसी तरह से हमारे पूरे फिजिक्स में जैसे यहाँ हो रहा है, इनके लिए ओनली 5 किलोमीटर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और इनके लिए 5 किलोमीटर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पूरे फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो विथ डायरेक्शन कंप्लीट है और विदाउट डायरेक्शन वो इनकम्प्लीट है, और कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो विदाउट डायरेक्शन ही कंप्लीट है। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं उस तरह के क्वांटिटीज को। देखिए यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें विदाउट डायरेक्शन, यहाँ पे विथ डायरेक्शन। ओके, देखिए यहाँ पे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब विदाउट डायरेक्शन वाले फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वाले फिजिकल क्वांटिटी हैं। देखिए जो विदाउट डायरेक्शन है ओनली समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट भी है और साथ में यही तो डायरेक्शन है। हाँ, यहाँ भी देखिए ये आपको और ये डायरेक्शन, यानी कि ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हम लोग जान रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सारे डायरेक्शंस हैं। तो ये देखिए ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आखिर मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड का क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए जरा यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। इस ब्लॉक को ये पर्सन ईस्टवार्ड डायरेक्शन में पुश करना चाहता है, तो पहले हम लोग एक्चुअली अभी मैग्नीट्यूड को समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो इसने इस ब्लॉक को इधर पुश करने के लिए फोर्स जो अप्लाई किया, वो सपोज कर लीजिए कि इसने 3 न्यूटन अप्लाई किया। फिर ये ब्लॉक यहां से हिला नहीं, मतलब मूव नहीं किया, इसने फिर फोर्स को क्या किया, 5 न्यूटन अप्लाई किया। फिर इसने अभी भी ब्लॉक नहीं मूव किया, तो इसने क्या किया, और इस बार इन्होंने 10 न्यूटन अप्लाई किया। देखिए 10 न्यूटन के बाद ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया। तो आइए सबसे पहले उन्होंने 3 न्यूटन अप्लाई किया था, फिर 5 न्यूटन। देखिए ग्रेजुअली क्या हो रहा है, फोर्स के साइज को इंक्रीज कर रहा है। यस, तो यही साइज, हाउ मच, हाउ लार्ज, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अब हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड जब 3 न्यूटन था तो ब्लॉक मूव नहीं किया, जैसे ही मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हुआ तो भी मैग्नीट्यूड तभी ये ब्लॉक मूव नहीं किया, और जैसे ही मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन को पहुंचा ये ब्लॉक मूव कर गया। तो हम लोग समझ गए मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइज, हाउ मच, हाउ लार्ज। ओके, ठीक है। अब देखिए इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो होना चाहिए 10 न्यूटन। यस, 10 न्यूटन। और अगर ब्लॉक को हम ईस्टवार्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है और ईस्टवार्ड डायरेक्शन में लगाना है। लेकिन उसी ब्लॉक को अगर हम वेस्टवार्ड डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं तो हमें इस डायरेक्शन में, यानी कि हमें वेस्टवार्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है। तो किस डायरेक्शन में हम लगाना चाहते हैं, वो हम जिस डायरेक्शन में हम ब्लॉक को मूव कराना चाहते हैं, हमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा और एक फिक्स मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं क्या कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। हाँ, तो इसी तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और आइए देखते हैं उन, हाँ, ये हमारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक क्या हो गया हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और एक हो गया हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले स्केलर्स को देखते हैं। इट हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड क्या था, भाई 10, 20, 30 वो सब मैग्नीट्यूड है। हाँ, इट हैज नो डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन नहीं है। हाँ, इट फॉलो ऑर्डिनरी अलजबरा, ये ऑर्डिनरी अलजबरा को ओबे करता है। ऑर्डिनरी अलजबरा वही अलजबरा जिसको हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे थोड़ा, अभी इसको देख लें। इट हैज मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और इसके पास डायरेक्शन भी हो। देखिए दोनों में डिफरेंस, इसके पास मैग्नीट्यूड था, यहाँ भी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है लेकिन यहाँ डायरेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ये जनरल अलजबरा को ओबे कर रहे थे, कौन, स्केलर, और ये आपको वेक्टर अलजबरा को ओबे करेंगे। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा आखिर जनरल अलजबरा और वेक्टर अलजबरा कैसे डिफरेंट है। तो आइए इसमें पहले हम लोग ऑर्डिनरी अलजबरा की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डिनरी अलजबरा, अब तक हम लोग जो अलजबरा यूज करते आए हैं वही है ऑर्डिनरी अलजबरा। आइए देखिए यहाँ पे, जैसे इसमें स्केलर के एग्जांपल में हमारा क्या है, मास। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक मास हमारा क्या है, m1 इक्वल टू, हाँ, m1 इक्वल टू है 2 kg। ओके,
और एक दूसरा मास है, वो क्या है हमारा, क्या हो गया m2 इक्वल टू ये 3 kg है। अब हम लोग नेट मास कैलकुलेट करने के लिए या टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर है, हम लोग m1 प्लस m2 करते आए हैं, इन दोनों को ऐड कीजिएगा। तो अब तक हम लोग 2 और 3 को ऐड करते आए हैं, वो 5 आया है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 5 kg। हाँ, इस 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा। हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा में अभी तक 2 और 3 को ऐड करके कभी 5 के अलावा कुछ और नहीं आया है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता है। पहले समझें इसको, एक ये समझना है हमें कि आखिर ये जनरल अलजेब्रा से डिफरेंट क्यों है। तो देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल में फोर्स है, तो अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एक फोर्स हमारा क्या है F1 इक्वल टू, हाँ सपोज कर लेते हैं हम लोग 2 न्यूटन है, और F2 इक्वल टू कितना है हमारा 3 न्यूटन। अब अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, यानी कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से इनको ऐड करते हैं 2 और 3 को। ये जनरल अलजेब्रा से तो हमने ऐड किया 5 आया, देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा से क्या होता है। तो एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा से जब इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि उसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं रिजल्टेंट निकालना। F1 प्लस F2 जब कीजिएगा तो देखिए 2 और 3, हाँ क्या होगा 2 और 3 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यानी 2 और 3 ऐड कर रहे हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से, तो वो 1 न्यूटन भी हो सकता है और 5 न्यूटन भी पॉसिबल है। और साथ ही साथ ये 1 और 5 के बीच जितने नंबर्स आते हैं, जैसे देखिए आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन सभी पॉसिबल हैं। जबकि जनरल अलजेब्रा में 2 और 3 को ऐड करने पे 5 था, लेकिन जरा सा देखिए यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में 2 और 3 क्या 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 भी पॉसिबल है। तो ये बिल्कुल जादू जैसा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब ये हम लोग सीखेंगे इसको तो बहुत इजी हो जाएगा। ये कैसे आता है, बहुत आसान सा है, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसको समझ लेंगे कि ये कैसे हो रहा है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि जो जनरल अलजेब्रा है उसमें 2 और 3 5 हो रहा है, और जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा इससे डिफरेंट इसीलिए है कि 2 और 3 यहाँ ये सारे वैल्यूज दे सकते हैं, इसीलिए इस अलजेब्रा को हमें वेक्टर अलजेब्रा को हमें सीखना पड़ेगा। तो वेक्टर अलजेब्रा सीखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, उससे पहले देखिए क्या है यहाँ पे कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता है। यानी कि वेक्टर होने के लिए 3 टेस्ट पास करना होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन, और ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करेगा। लेकिन ऐसा है कि एक्सेप्शन तो हर जगह है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और लेकिन वो क्या है स्केलर के कैटेगरी में आता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो स्केलर के कैटेगरी में क्यों। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन तभी भी वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए जो तीसरा कंडीशन है, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना, वेक्टर अलजेब्रा से ऐड होना, उसको ओबे नहीं करता है। आइए इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी वाई। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, इसमें एक R1 रसिस्टर लगा हुआ है, एक R2 रसिस्टर लगा हुआ है। R1 रसिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है और R2 रसिस्टर से 3 एम्पियर करंट फ्लो होता है। जब ये दोनों करंट यहाँ आते हैं तो ये एमीटर उसकी रीडिंग करता है, वो कितना है 5 एम्पियर। यानी कि रीडिंग ऑफ एमीटर अगर 5 एम्पियर है तो रीडिंग ऑफ एमीटर I हो गया, I इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 एम्पियर, यानी 2 + 3 इक्वल टू 5। ये आपको जनरल अलजेब्रा को ओबे करता है हमेशा, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर में आता है। आइए इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, यानी कि जो तीसरा प्रॉपर्टी है वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे। उस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है इन दोनों में। तो एक्चुअली करेक्ट तो दोनों हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फोर्स इज ए वेक्टर बिकॉज फोर्सेस आर एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। नेक्स्ट में क्या है, बी में ऑप्शन है
फोर्स इज एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि फोर्स को जब टेस्ट किया गया वेक्टर अलजेब्रा के पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से, तो उसको फोर्स पास कर जाता है, इसलिए उसको वेक्टर में रखा गया है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है टेस्ट वाला, तो टेस्ट पास करने वाला ऑप्शन है यह, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट है लेकिन इसके सामने ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह हम लोग का आंसर कौन हो गया ये। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो तरह के क्वांटिटीज हैं, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी के एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जनरल अलजेब्रा को यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं, फिर से उन्हें सीखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर अलजेब्रा वे करेंगे, यानी कि अलग तरह से उनका एडिशन भी होगा, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हमें वेक्टर अलजेब्रा हमें सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक वेक्टर अलजेब्रा के लिए यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। नोटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस नोटेशन ऑफ वेक्टर को बात करते हैं। तो देखिए एक्चुअली जो हमारा वेक्टर है वो तो स्पेशल हो गया, अलग हो गया। तो कहीं भी अगर उसको हम लोग लिखते हैं तो लिखने में बिल्कुल क्लियर वो दिखाई देना चाहिए कि अरे ये रहा वेक्टर, यानी उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। वही पहचान कराने के लिए स्पेशल हम लोग उसको कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो क्लियर दिख जाए, उसी को नोटेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट में इस पैराग्राफ को देखिए। यहाँ पे ये ध्यान से देखिए आप, ये आपको कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई देखिए बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है। बोल्ड लेटर के मीनिंग होते हैं मोटे लेटर से, मोटा। हाँ ठीक है, ये है। उसी तरह से यहाँ देखिए एफ है और ई है, ये दोनों बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं, यानी कि ये दोनों वेक्टर हैं। लेकिन यहीं पर देखिए स्मॉल क्यू है, वो बोल्ड लेटर से नहीं है, वो क्या है, स्केलर है। यानी कि हम अगर इस पूरे लिखे हुए में ध्यान से देखें, हमें क्लियर दिख जा रहा है कि ये वेक्टर है और बाकी स्केलर्स हैं। यानी कि वेक्टर नोटेशन का जो मेथड हो सकता है वो बोल्ड लेटर भी हो सकता है, और है ये बोल्ड लेटर वेक्टर को बता रहा है। उसी तरह का यहाँ देखिए ये हैंड रिटन फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए ई के ऊपर एरो दिया हुआ है, दिख रहा है। उसी तरह इसमें देखिए यहाँ पे एफ और ई के ऊपर एरो है, लेकिन स्मॉल क्यू के ऊपर एरो नहीं है। मीन दैट एफ और ई वेक्टर है और स्मॉल क्यू वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर को सिंबल के फॉर्म में, सिंबॉलिक दिख जाए कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, उसी को हम नोटेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले नोटेशन के कई मेथड्स होते हैं उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए ये बाई बोल्ड लेटर, ये हमारा प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। बोल्ड लेटर से हम लोग कहाँ डिनोट करेंगे, प्रिंटिंग में। यहाँ देखिए ये हाफ बोल्ड लेटर, हाफ बोल्ड लेटर आधा मोटा है और एक बिल्कुल पतला है। इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ, प्रिंटिंग में ही। ये देखिए, अब देखिए बाई एरो ऑन द टॉप, देखिए एरो दिया हुआ है, यहाँ भी एरो। ये हैंड रिटन फॉर्म में, हाथ से जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। हाँ ये देखिए एरो अबव, हाँ 2 लेटर एक साथ 2 लेटर ए भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर एरो है, ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर लिख करके भी उस पे एरो देते हैं, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग हैंड रिटन फॉर्म में, हाथ से अपने नोटबुक में जब हम लिखेंगे तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। उसी तरह देखिए हायर क्लास में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वहां पे अक्सर देखिएगा लेटर के ऊपर सीधे ऐसे बार दे दिया जाता है वेक्टर को डिनोट करने के लिए, या कभी कभी अंडरलाइन भी कर देते हैं लोग। ये अभी हमारे लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक वेक्टर नोटेशन का मेथड है। हाँ अभी हम लोग ज्यादातर इनको यूज करेंगे और हम जो बुक पढ़ते हैं उसमें हमें आपको ये मिलेंगे। हाँ ठीक है। उसी तरह एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए किसी लेटर के ऊपर ऐसे कैप लगा दिया जाता है, कैप, ये स्पेशली यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग वेक्टर को डिनोट करने के लिए अलग अलग हमारा नोटेशन का मेथड होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर नोटेशन है वो अलग अलग मेथड है, कुछ प्रिंटिंग में है, कुछ ये, लेकिन हम लोग
जनरली इसी को यूज करेंगे। अब आइए हम लोग आखिर ये वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए यहाँ ध्यान देखिए, ये ए लिखा हुआ है, इस पे एरो है, ये एरो डायरेक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए बोलेंगे। यस, वेक्टर ए हो गया। और इसी ए पे ऐसे कर दिया हमने, मोड लगा दिया, या फिर सीधे हमने ए लिख दिया, एरो हटा दिया, एरो डायरेक्शन को बता रहा था वो एरो हटा दिया। ये क्या होगा आपको, हमारा ये आपको मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा ये। हाँ, यानी कि मोड लगा दें या एरो हटा दें, वो मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर के नोटेशन की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि जो ग्राफ में यानी डायग्राम में अगर किसी वेक्टर को हमें दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे। तो आइए यहाँ देखिए, डायग्राम में दिखाने का जो मेथड है वो क्या है। डायग्राम में हम जब दिखाते हैं तो हम एक एरो से दिखाते हैं वेक्टर को। डायग्राम बनाएंगे तो वेक्टर को एरो से दिखाएंगे। आइए देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक कोई वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हुआ। ये देखिए, ये क्या है, इसका टेल हो गया, और ये क्या हो गया, इसका आपको हेड हो गया। और यहां से यहां तक अगर देखें तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एरो, ये एरो की लंबाई हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि डायग्राम में बनाना हो वेक्टर का, मान लिया कोई फोर्स है, उसको अगर दिखाना हो तो हम एरो से दिखाएंगे फोर्स को। हाँ, तो एरो से ये दिखा दिया हमने। एरो में हेड होता है, टेल होता है, और लेंथ ऑफ एरो है। कौन किसको रिप्रेजेंट करता है उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो टेल होगा, टेल आपको बताता है क्या, कि कहां से वेक्टर ओरिजिनेट हुआ है। ओके, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, किधर से आ रहा है। ओके, अब देखिए, जो हेड होगा वेक्टर का, वो डायरेक्शन को बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो यहाँ पे ये लेंथ ऑफ एरो है, ये क्या होगा, आपको सीधे मैग्नीट्यूड को बताएगा, यानी कि इसका साइज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एरो, जो एरो का लेंथ होगा, हाँ, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मीनिंग हुआ, जितना बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उतना ही हम जो एरो होगा उसके लेंथ को रखेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर यानी कि दो फोर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, ये इसका क्या मीनिंग हुआ, तो देखिए, मैं अगर इतना बड़ा लेंथ रखता हूं 2 न्यूटन वाले फोर्स का, इतना बड़ा, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन अगर इसी के साथ अगर मुझे 4 न्यूटन शो करनी है तो ये क्या हो गया हमारा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन में एरो का लेंथ डबल हो गया। वही बता रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड हमेशा एरो के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एक ही साथ। अब देखिए जरा, यहाँ अगर एक और 6 न्यूटन का आ जाए तो देखिए जरा, 6 न्यूटन वाला और एरो और बड़ा हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग जब वेक्टर को डायग्राम से हमें दिखाना होगा तो एरो से दिखाएंगे, और एरो में हेड है, टेल है और लेंथ ऑफ एरो है, उसमें कौन क्या बता रहा है वो क्लियर है। हेड डायरेक्शन, टेल ओरिजिनेशन एंड लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो आइए हम लोग ग्राफिकली या डायग्राम में वेक्टर को बहुत सारा, हाँ, बहुत सारे जगह पर शो करते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए एक ये येलो कलर का, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। हाँ, क्या है, ग्राफिकली दिखाया हुआ है ऐसे। यहाँ भी देखिए, इनको दिखाया हुआ है बहुत सारे वेक्टर को। हाँ, इस तरह से ये एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। हाँ, ये देखिए यहाँ भी इसी तरह से है। यहाँ भी देखिए वेक्टर्स को, ये एक वेक्टर है, ये सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, यानी इनको हम ग्राफ से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी वेक्टर को अगर हम डायग्राम से दिखाएंगे तो उसमें हम एरो से दिखाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक्चुअली ऐसा है कि आखिर इस एंगल बिटवीन टू वेक्टर को जानने की जरूरत क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, ए एंड बी दो वेक्टर है, इनका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट
आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बात को, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा हमारा थीटा। ओके, कॉस थीटा। अब जरा देखिए ये थीटा जो है वो इनमें से कौन वैल्यू होगा, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो थीटा है वो वेक्टर एंगल है, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है। तो ये थीटा हमारा कौन सा होगा, ये 120 या 240 कौन सा होगा, यही वेक्टर एंगल है। इसी को कैलकुलेट करने का हम लोग मेथड सीख रहे हैं। जरा आप सोचिए, अगर यहाँ करेक्ट वैल्यू अगर हम नहीं पुट करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर एंगल। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। एक्चुअली इस दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि दो वेक्टर को प्रॉपर ओरिएंटेशन में मेंटेन रखते हुए टेल टू टेल अरेंज कर देना है, और उनके बीच के स्मॉलर एंगल को हम लोग वेक्टर एंगल ले लेते हैं। क्या करना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में दो वेक्टर को हम टेल टू टेल अरेंज करेंगे। टेल टू टेल अरेंज करने के बाद उनके बीच के स्मॉलर एंगल को हम एज ए वेक्टर एंगल लेते हैं। आइए ये देखिए, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, हम इसको यहाँ प्लॉट करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, ऐसे हमने लिख दिया, और ये हमारा क्या हो गया ऐसे, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। ओके, अब देखिए क्या रूल है, हमें वेक्टर एंगल फाइंड आउट करनी है। रूल क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखते हुए हम इनको टेल टू टेल अरेंज करते हैं और स्मॉलर एंगल को हम लेते हैं, वही वेक्टर एंगल होगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे हम टेल टू टेल अरेंजमेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन में कैसे कर सकते हैं। देखिए ए को अगर हम इधर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, यानी किसी भी वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में हम स्लाइड करते हैं तो वेक्टर नहीं चेंज होता है। उसी वेक्टर को मैं ऐसे लेके आ जाऊं, ऐसे लाया और ऐसे स्लाइड कर दिया तो भी वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो देखिए ए वेक्टर को मैं ऐसे ला रहा हूं, लाने के बाद मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये लीजिए आपका ये क्या हो गया, हमारा ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। ये दोनों ए एंड बी अपने प्रॉपर ओरिएंटेशन में रहते हुए टेल टू टेल अरेंज हो गए। अब देखिए इनके बीच एक एंगल ये है और एक दूसरा एंगल कौन सा है, ये है। अगर मैं इसको थीटा ऐसे लिख देता हूं तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इधर वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद उनके बीच स्मॉलर एंगल को हम एज ए वेक्टर एंगल लेते हैं। तो ध्यान दें अगर हम लोग, तो यही थीटा इनके बीच का स्मॉलर एंगल है, यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो एंगल होगा वो यही थीटा होगा। यानी कि जो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है उस एक्सप्रेशन में ऐसे केस में थीटा के प्लेस पे यही वाला एंगल हम पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ये लीजिए, यहाँ पे देखिए ये दो वेक्टर्स है ए एंड बी हेड टेल अरेंज है और इनके बीच का ये एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है, लेकिन ए एंड बी के बीच का एंगल 120 नहीं होगा क्योंकि ये टेल टू टेल अरेंज नहीं है। क्या रूल है, टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद स्मॉलर एंगल एज ए वेक्टर एंगल लेते हैं हम लोग। तो ए एंड बी अभी हेड टेल अरेंजमेंट है, तो टेल टू टेल अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर को उसी के डायरेक्शन में अगर हम स्लाइड करेंगे तो वेक्टर अनचेंज रहेगा। जरा देखिए मैं ए को ऐसे स्लाइड करके आगे बढ़ा दूं, देखिए जरा सा, मैं ए को वेक्टर ए को ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा वेक्टर ए, यस हो गया। अब देखिए जरा ये कंप्लीट क्या हो गया हमारा, आपको 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो अब देखिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये दोनों जब टेल टू टेल अरेंज हो गए तो यही एंगल क्या हो गया, थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल यही हो गया। यानी टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद अगर मैं भूल जाऊं इसको, ठीक है ना, तो एक एंगल तो हमारा इधर से आएगा ऐसे ये, और ये वेक्टर एंगल नहीं होगा, और ये कंप्लीट 180 डिग्री है और ये 120 इसमें से माइनस हो रहा है। तो ये जो हमारा एंगल है यहाँ पे ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपको 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यहाँ ए एंड बी के बीच का एंगल ओनली 60 डिग्री है। देखने से ऐसे लग रहा था 120 होगा, लेकिन 120 नहीं होगा। यहाँ देखिए दो वेक्टर ए एंड बी हेड एंड हेड अरेंजमेंट है, और ये थोड़ा सा गलती से यहाँ लिखा गया 30 डिग्री, एक्चुअली ये है
30 डिग्री वैल्यू इसका है। देखिए ये हेड एंड हेड अरेंजमेंट है, लेकिन हमारा रूल क्या है, टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद हम वेक्टर एंगल लेते हैं। तो जरा सा देखिए, अगर मैं ए को ऐसे एडवांसिंग करके आगे बढ़ा दूं और बी को ऐसे एडवांसिंग करके आगे बढ़ा दूं, तो इस केस में ये अगर 30 है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा ए बी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जब हेड एंड हेड अरेंजमेंट होता है वेक्टर्स का, तो वो एंगल भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट मेथड है, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है, हम प्रॉपर ओरिएंटेशन में टेल टू टेल अरेंज करके स्मॉलर एंगल ही लेते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे ये दो वेक्टर है ए एंड बी, ये क्या है, आपको ये टेल टू टेल अरेंज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, ये टेल टू टेल अरेंज है, ये 100 डिग्री एंगल है। यस, अब हमें थीटा ए भी यहाँ पे डायरेक्ट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये अपने प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हुए ऑलरेडी टेल टू टेल अरेंज है। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या करेंगे, सीधे थीटा ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया 100 डिग्री। तो हमेशा हम याद रखेंगे, दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम उन वेक्टर्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन में हम टेल टू टेल अरेंज करेंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या हुआ, उसके डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए, मीन दैट ऑफ उसके प्रॉपर डायरेक्शन में स्लाइड करके या उसी डायरेक्शन में नीचे ऊपर शिफ्ट करके हम टेल टू टेल अरेंज करेंगे और स्मॉलर एंगल को हम एज ए वेक्टर एंगल लेंगे, तभी हमारा करेक्ट आंसर। आइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आइए ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। डायग्राम गिवन है, ये देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच ये 60 डिग्री एंगल ये गिवन है, यानी कि ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। लेकिन ये 60 डिग्री वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ हेड टेल अरेंजमेंट है। रूल क्या है हमारा, दोनों वेक्टर को हम टेल टू टेल अरेंज करते हैं और स्मॉलर एंगल वेक्टर एंगल लेते हैं। तो आइए इनको हम टेल टू टेल अरेंज करने की कोशिश करते हैं। टेल टू टेल अरेंजमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ए को हम अगर ऐसे स्लाइड कर दें तो हमारा ए यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब इन मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन होगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा ए बी। यस, अब देखिए जरा सा, ये और ये मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये और ये 180 है, पूरा 180 है। तो थीटा ए बी कैलकुलेट करने के लिए 180 माइनस ये एंगल गिवन है, माइनस हम लोग करेंगे 60 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये ऑप्शन करेक्ट है। यस, तो हमेशा याद रहे, हेड टेल अरेंज करके एंगल गिवन है, लेकिन धोखा नहीं खाना है, हमें उनको टेल टू टेल अरेंज करके उनके बीच का एंगल देखना है कि टेल टू टेल अरेंजमेंट होने के बाद देखिए यही एंगल बिटवीन ए एंड बी हुआ, तो ये 120 डिग्री हो गया। आइए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी एंड सी मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये देखिए साइक्लिक वे में है, ऐसे और ऐसे साइक्लिक वे में है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट कहता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, दूसरा क्या है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। तो आइए ए एंड बी के बीच का एंगल देखें। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री तो होना ही है, लेकिन ये ए एंड बी के बीच का एंगल नहीं है। ये क्या है, अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल के जैसा हो गया, ये यहाँ भी ए को एडवांसिंग करके ऐसे हम लोग ऐसे ले जाकर के ए को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये एंगल हो गया थीटा ए बी इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या हो गया 120 डिग्री। दूसरा बी एंड सी के बीच, ये बी है ये सी है, यहाँ भी देखिए हेड टेल अरेंज है ये, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये भी 60 डिग्री हो गया। यहाँ भी इसको ऐसे एडवांसिंग कीजिएगा तो ये थीटा बी एंड सी होगा, इसका वैल्यू भी 120 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए एंड सी के बीच की बात करें, थीटा ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो सभी वेक्टर ए एंड बी या वेक्टर बी एंड सी या वेक्टर सी एंड ए सबके बीच का एंगल क्या है 120 है। लेकिन जरा देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ साइक्लिक फॉर्म में नहीं है। देखिए ये ए एंड बी का हेड टेल कोइंसाइड कर रहा है, जबकि यहाँ बी एंड सी का
हेड हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ सबके हेड टेल कोइंसाइड कर रहे थे। तो सबसे पहले ए एंड बी के बीच का एंगल यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए एंड बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए जस्ट यही मेथड होगा, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो गया। एडवांसिंग करके हम ए को यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम टेल टू टेल अरेंज करना चाहते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, यही एंगल थीटा ए बी हुआ, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री हो गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया हमारा 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है क्या, बी एंड सी। देखिए ये बी है और ये सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है, ये तो 60 डिग्री है ही, लेकिन यहाँ हेड हेड अरेंजमेंट है। तो अगर हम इनको एडवांसिंग करें और इनको एडवांसिंग करें तो ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60, यानी कि बी एंड सी के बीच का एंगल यहाँ भी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आइए, अब सी एंड ए, हाँ यहाँ पे ए एंड सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो या तो एंगल बिटवीन सी एंड ए या एंगल बिटवीन ए एंड सी, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सी एंड ए के बीच के एंगल की बात अगर कर रहे हैं तो ये देखिए ऑलरेडी ये टेल टू टेल अरेंज है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल टू टेल अरेंज है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होने से ये 60 डिग्री होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा स्लाइड करना, शिफ्ट करना और टेल टू टेल अरेंज करके एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे, एग्जैक्ट एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 वेक्टर्स मिलकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं और ये जो वेक्टर्स हैं ये डायग्राम हो गया। अब इसमें ए एंड बी के बीच का एंगल हमसे पूछता है। तो देखिए ये ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखिए ये रेगुलर हेक्सागन है तो हमें याद रखना चाहिए रेगुलर हेक्सागन यहाँ जो एंगल बनाता है वो होता है 120 डिग्री। 1 मिनट इसको, यहाँ जो एंगल बनाता है वो होता है कितना 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है, ए ये है बी ये है, तो ये हेड टेल अरेंज है, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री नहीं होगा। क्या होगा, ए को हम स्लाइड करेंगे ऐसे ऐसे स्लाइड करके यहाँ ले आए, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये एंगल है थीटा ए बी। तो जरा देखिए ये कितना होगा, वही 180 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ओनली 60 डिग्री। धोखा खाने से ये आंसर हो रहा था 120 डिग्री, तो इस धोखा से हमें बचना होगा। हमें क्या देखना है कि टेल टू टेल अरेंज है कि नहीं, नहीं है तो हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। अरेंज करने के बाद यानी टेल टू टेल अरेंज करने के बाद स्मॉलर एंगल लेना है, हो गया। दूसरा है बी एंड सी। देखिए ये बी है ये सी है, यहाँ भी देखिए ये 120 डिग्री एंगल है। हम जैसे ही बी को ऐसे एडवांसिंग करेंगे ये वेक्टर हमारा बी हो गया, यही एंगल तो चाहिए बिल्कुल इसी के जैसा। क्या हो जाएगा, ये 180 है कंप्लीट, यहाँ 180 होगा और ये 120 उसमें से माइनस करेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ भी टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद वैसे ही हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए एंड डी। देखिए ए ऐसे है और डी ऐसे है, तो अगर हम ए को यहाँ पे उठा करके ऐसे लेकर के आए प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, यानी कि हमारा वेक्टर ए हो गया। ये वेक्टर ए टेल टू टेल अरेंज किया हमने, डी इधर है ए इधर है। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल थीटा ए एंड डी, यानी कि ये 180 डिग्री। हाँ देखिए ये थीटा ए एंड डी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग एंगल को फाइंड आउट करने में कभी धोखा नहीं खाना है हमें, हमेशा हम टेल टू टेल अरेंज करने के बाद स्मॉलर एंगल एज वेक्टर एंगल लेते हैं। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं कि वेक्टर एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो जरा इस डायग्राम में देखिए आप लोग, 2 पर्सन हैं, दोनों F1 और F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये एक ही पॉइंट पे F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 वेक्टर हुआ, एक वेक्टर है हमारा F1, दूसरा वेक्टर है F2। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो गए। फिर इन दोनों ने अपने फोर्स यानी 2 F1 और F2 के बीच के एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, 60 डिग्री कर लिया, 0 से इंक्रीज करके, ओके, यानी कि 60 डिग्री पे एक्ट होने लगा। फिर इन दोनों ने उस एंगल को इंक्रीज करके यहाँ देखिए 90 डिग्री बना लिया है। फिर इन लोगों ने कोशिश किया है कि और एंगल को इंक्रीज करें, तो ये देखिए ये दोनों वेक्टर के बीच यानी F1 और F2 के बीच का एंगल 120 कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि और ज्यादा इंक्रीज करूं, तो इन्होंने F1 और F2 के बीच के एंगल को 180 डिग्री कर लिया है इंक्रीज करके, दिख रहा है ये 180। फिर इन लोगों ने कोशिश किया कि थोड़ा सा एंगल को और ज्यादा इंक्रीज कर लिया जाए, तो ये देखिए
इसको इंक्रीज करने के लिए इन लोगों ने देखिए अब इस तरह से क्या किया, सोचा कि 180 से भी ज्यादा कर दूं, तो ये देखिए नीचे 120 बन रहा है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल अरेंजमेंट के बाद स्मॉलर एंगल होगा, तो भले ही इन लोगों ने कोशिश किया हो कि एंगल का वैल्यू 240 हम कर लें, लेकिन 240 नहीं होगा, एंगल यहाँ पे ओनली 120 डिग्री होगा, क्योंकि स्मॉलर एंगल हमें वेक्टर एंगल लेना है। ये एंगल ये हमारे काम का वेक्टर एंगल है, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री पॉसिबल है, इंक्रीज करते करते 180 डिग्री तक पहुंचा। फिर इन लोगों ने कोशिश किया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से भी ज्यादा कर दूं, लेकिन 180 से ज्यादा ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि 180 से ज्यादा इसलिए नहीं हुआ कि इधर जो स्मॉलर एंगल होगा वही वेक्टर एंगल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से इक्वल या उससे बड़ा, हाँ 0 डिग्री से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा या 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, थीटा बना दिया हमने, ऐसे कर लिया, ये क्या हो गया आपको इक्वल यानी 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री के इक्वल भी है और 0 डिग्री से बड़ा भी है। लेकिन ये क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या है छोटा है और इक्वल भी है, यानी कि ये रेंज ऑफ वेक्टर एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री उसी के बीच हो सकता है। हाँ 0 भी हो सकता है 180 और उसके बीच का वैल्यू हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर अच्छी तरह समझ गए, और हमेशा याद रखेंगे टेल टू टेल स्मॉलर एंगल वेक्टर एंगल होगा।